नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री धामी का दिल्ली दौरा, केंद्रीय मंत्री खट्टर से की मुलाकात, 500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति आवंटित करने का किया अनुरोध, रक्षा मंत्री से भी की मुलाकात। पर्यावरण प्रेमियों के विरोध के बाद सीएम धामी का फैसला, अब नहीं कटेंगे खलंगा युद्ध स्मारक के जंगलों के पेड़, रिजर्व फॉरेस्ट में लगाई पाबंदी। हल्द्वानी में पुलिस और एसओजी की कार्रवाई, गायब हुई 5 किशोरियों को किया बरामद, एक किशोर समेत 5 लोग गिरफ्तार। कॉर्बेट पार्क से सटा सीतावनी जोन पर्यटकों के लिए बंद, मानसून में सुरक्षा के मद्देनजर लगाई रोक, 15 अक्टूबर से फिर शुरू होगी जंगल सफारी। और उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर और उधम सिंह नगर में येलो अलर्ट, 28-29 जून को कुछ हिस्सों में मानसून दस्तक की संभावना। और अब खबर विस्तार से। काशीपुर में गुरुवार को राज्यपाल उत्तराखंड गुरमीत सिंह जनपद भ्रमण पर काशीपुर पहुंचे। अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, गौरव चटवाल, एएसपी अभय कुमार सिंह ने पुष्पगुच्छ देकर राज्यपाल का स्वागत किया। राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राज्यपाल ने अल्प विश्राम के बाद कार के जरिए डाम कोठी स्टेट गेस्ट हाउस हरिद्वार को प्रस्थान किया। बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव की तैयारी आजकल बड़े जोरों पर शोरों पर चल रही है। ऐसे में भाजपा के तमाम कार्यकर्ता दिन रात प्रचार और प्रसार में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि आज जोशीमठ मुख्य बाजार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपना कार्यालय उद्घाटन किया और इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज के दिन एक विशेष पूजा और अनुष्ठान का आयोजन किया। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र से प्रचंड बहुमत के साथ विजय प्राप्त हो रहे हैं। आपको बता दें, कार्यालय का उद्घाटन इस बार भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता कृष्णमणि थपलियाल के जरिए किया गया। से पूरी शक्ति से इस चुनाव में उतर चुका है और घर घर तक जाकर हम लोग प्रचार कर रहे हैं और जनता का हमें एक बहुत ही सकारात्मक ओपिनियन मिल रहा है। एक बहुत ही सकारात्मक तरीके से जनता हमें बोल रही है कि वो हमें एक बार फिर से चुनाव जिताकर विधानसभा बद्रीनाथ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को विधानसभा में पहुंचाएगी। और जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विकास की राजनीति करती है उसी तरीके से पूरे क्षेत्र में विकास की नई बयार लाए। जोशीमठ ग्रामीण मंडल का भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय विधिवत रूप से हमने उसका उद्घाटन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय राजेंद्र भंडारी जी पे अपना विश्वास व्यक्त किया है और उनको चुनाव के मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर राजेंद्र भंडारी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और भाजपा में शामिल हुए। भाजपा के कार्यकर्ता तन मन धन से पूरी लगन से कार्यक्रम में उनको सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विकास के नाम से वो विकास करना चाहते हैं, आज पूरी क्षेत्र में जिस प्रकार से लोगों में बहुत उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो उत्साह है, हम घर घर जाकर के लोगों से जिस प्रकार का एक भ्रमण कार्यक्रम हमारा बनेगा और जनता देख रही है कि कौन जोशीमठ क्षेत्र का विकास कौन कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी जी को हम भारी मतों से विजयी बना करके उनको विधानसभा देहरादून में भेजेंगे। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के सामान्य प्रेक्षक अनीता रामचंद्रन की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में राजनीतिक दलों को उपचुनाव कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सामान्य प्रेक्षक ने कहा कि सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करें। कहीं पर कोई भी समस्या या शिकायत हो तो सीधे उनसे भी संपर्क कर सकते हैं।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड में हो रहे उपचुनाव में दोनों सीटों पर जीत का दावा किया। उत्तराखंड में मंगलौर विधानसभा सीट और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को मतदान होने वाला है। इंडियन इन दोनों सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि लोकसभा चुनाव में देश भर में परिवर्तन का माहौल बना है। इस उपचुनाव में उत्तराखंड की जनता दोनों सीट पर कांग्रेस को जिताने का काम करेगी। आज देश भर में जिस तरीके से आभूषण को लेकर के उत्साह है और मोदी गवर्नमेंट की एक नैतिक हार है, तो उसको उत्तराखंड के लोगों ने समझा है और इसलिए ये जो विधानसभा के चुनाव में है, इसमें करेक्टिव स्टेप के रूप में दोनों जगह कांग्रेस को वोट देंगे और विजयी बनाएंगे और बहुत अच्छे बहुमत से विजयी। की शुरुआत होते ही हल्द्वानी में जंगली जानवरों का आतंक एक बार फिर से बढ़ गया है। देर रात एक गुलदार ने निर्मला कॉन्वेंट के पास एक 7 साल के बच्चे को अपना शिकार बनाया। बच्चा अपने पिता के साथ टॉयलेट के लिए घर से बाहर निकला था। इसी दौरान घात लगाए बैठे गुलदार ने बच्चे को उठा लिया। इसके बाद लोगों ने वन विभाग और प्रशासन को सूचना दी। बहुत देर तक बच्चे की तलाश की गई। आज तड़के सुबह बच्चे की लाश जंगल के पास मिली। जैसे हम वन विभाग की टीम को हमको सूचना मिली, उसी समय से हमारा मूवमेंट वहाँ पे था। हमारी टीम का रात भर सर्च ऑपरेशन चला। इसी बीच मॉर्निंग में जब उजाला हुआ तो तब डेड बॉडी मिली अंदर जंगल में। जो हमारा अंदर रिजर्व फॉरेस्ट है उसे लगा हुआ छकाता रेंज का, उसमें डेड बॉडी मिली। तो उसमें हमने अभी तत्काल मौके पे जाके उनके पेरेंट्स और उनके परिजनों से मिलके तत्काल 50,000 की तात्कालिक सहायता उनको प्रदान कर ली गई है और उनको आश्वासन दिया गया कि आगे पूरी वन विभाग की टीम उनके साथ है हर समय। तेंदुआ उठा के ले गया और रात भर सर्च की गई है और सुबह इनकी बॉडी उस बच्चे की मिल गई है। अभी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से शिष्टाचार मुलाकात की और केंद्रीय मंत्री आवास एवं शहरी मामले और केंद्रीय मंत्री ऊर्जा के दायित्व का कार्यभार ग्रहण करने के लिए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने केंद्रीय तापीय संयंत्रों से 500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति उत्तराखंड राज्य को स्थायी रूप से आवंटित किए जाने का अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में विद्युत उत्पादन के लिए केवल जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन केंद्रों की उपलब्धता है, जिसके फलस्वरूप राज्य के कुछ एनर्जी मिक्स में 55% से ज्यादा ऊर्जा जल विद्युत ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है। कोयला आधारित संयंत्रों से राज्य के एनर्जी मिक्स में केवल 15% ऊर्जा ही प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप राज्य में बेस लोड क्षमता का अभाव है। राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए कठिन चुनौती बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली के दौरे में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की। उन्हें राज्य की समस्त जनता की ओर से फिर रक्षा मंत्रालय का दायित्व मिलने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने नैनीताल में पार्किंग सुविधाओं के विकास के लिए रक्षा संपदा की भूमि को राज्य सरकार को देने का अनुरोध किया। पिथौरागढ़ जिला भ्रमण के दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने विभागीय अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक लेते हुए जनपद में किए जा रहे विभागों द्वारा विकास कार्यों की जानकारी दी। मंत्री ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान
अधीक्षण अभियंता को सड़कों पर ब्लैक स्पॉट, नेटवर्क विहीन स्थानों पर साइनिंग बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण और मानकों के तहत हाईवे का निर्माण करने की बात कही। साथ ही आदि कैलाश, गुंजी, ज्योतिर्लिंग कांग, नावीढांग, लिपुलेख, ओम पर्वत में बेहतर संचार व्यवस्था करने के निर्देश दिए। देहरादून की रिस्पना नदी के किनारे हुए अवैध अतिक्रमण पर कोर्ट के आदेश के बाद चल रही नगर निगम और एमडीडीए की कार्रवाई पर भाजपा विधायक और देहरादून नगर निगम के पूर्व मेयर विनोद चमोली ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण को हटाने की जो कार्रवाई चल रही है उसमें कोर्ट को एक और दिशा निर्देश देना चाहिए था, जिसमें उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी जिनके संरक्षण में अवैध अतिक्रमण हुए हैं, क्योंकि जिन घरों को तोड़ा जा रहा है उन घरों में बिजली के स्थायी कनेक्शन थे, जबकि कुछ घरों द्वारा नगर निगम को टैक्स दिया जा रहा था। को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए और न्यायालय, मेरा सुझाव है कि जहां ये आदेश दिए हैं कि इनको हटाया जाए, जो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई के लिए न्यायालय को जरूर कोई न कोई निर्देश करने चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। नगर में लखनपुर चुंगी पर समाजवादी लोक मंच से जुड़े कई लोगों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर धरना दिया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वन मंत्री सुबोध उनियाल के खिलाफ भी नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड का 1700 हेक्टेयर जंगल पूरी तरह आग की भेंट चढ़ चुका है, लेकिन सरकार जंगलों को बचाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जंगलों में आग बुझाने को लेकर तैनात किए गए कई वर्करों की मौत होने के साथ ही कई घायल हुए हैं। सरकार मृतकों के परिजन को 50 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और घायलों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दे। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए, उत्तराखंड के अंदर 1700 हेक्टेयर जंगल जल चुका है और 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, दर्जनों लोग घायल हो गए और जितने लोगों को फायर वॉचर सरकार ने रखा है उनको ना तो सुरक्षा के उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं जिससे वो अपनी जान बचा सकें, और ना ही आग बुझाने के लिए उनको जो अग्निशमन नियंत्रण होते हैं वो उपलब्ध कराए गए हैं, और ना ही उनको अभी तक तनख्वाह दी गई है, ना ही उनको अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है। और जनता के साथ, यहाँ के वन और पर्यावरण के साथ उत्तराखंड सरकार खिलवाड़ कर रही है। यहाँ का जो वन मंत्री है उसकी लापरवाही है, यहाँ का मुख्यमंत्री है उसकी लापरवाही है, जिसके कारण यहाँ के वन जल रहे हैं, यहाँ के लोग जल रहे हैं। उनकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए और जितने लोग वनाग्नि में मारे गए हैं सबको 50 लाख रुपये मुआवजा मिले, जितने लोग घायल हुए हैं उनको 25 लाख रुपये मुआवजा मिले। उत्तराखंड में दिसंबर के महीने में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। खेल विभाग राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रदेश के 7 जिलों में आयोजित होने वाले विभिन्न खेलों को लेकर अपर सचिव जितेंद्र सोनकर ने कहा कि सभी तैयारियों को समय से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी आयोजन में समय है और अभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं, खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। खेल विभाग पूरे जोश के साथ तैयारियों में लगा हुआ है। दिसंबर के महीने में प्रस्तावित नेशनल गेम्स के लिए इस बार उत्तराखंड को होस्ट बनाया गया है और ऐसे में यह आयोजन उत्तराखंड के लिए एक सुनहरे मौके के साथ साथ कई चुनौतियां लेकर भी आया है। देखिए, जहाँ तक तैयारी की बात है 38वें राष्ट्रीय खेल की, तो तैयारी लगभग हमारी, हमने इसको 2 चरणों में हम अगर इसकी बात करें तो एक जो हमारे जो राष्ट्रीय खेल होने हैं उसमें जो विधाएं होनी हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, और दूसरा हमारे एग्जीक्यूशन की बात है कि भाई नेशनल गेम्स को हम कैसे कंडक्ट करेंगे। तो इन 2 चीज़ों पे अगर हम अलग अलग बात करें तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर होगा। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जहाँ हमारे खेल होने हैं तो वो हमारे 7 शहरों में होने हैं और सारे गेम्स की जो विधाएं हैं उनके लिए जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगभग हम पूरा कर चुके हैं। अगर एक हम सिर्फ वेलोड्रम की बात करें तो वेलोड्रम में अभी हमारी स्थिति थोड़ी सी पीछे है क्योंकि वो लेट शुरू हुआ था। संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने मोर्चा कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश में विद्युत दरें और इसके कुप्रबंधनों के मामले में राजभवन के खिलाफ मोर्चों ने आर पार की लड़ाई का आह्वान कर दिया है। अगर शीघ्र ही जनता की बात न सुनी गई तो मोर्चा आमरण अनशन जैसे संवेदनशील कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। इस संबंध में मोर्चा की तरफ से राजभवन को पत्र भेजकर चेताया गया है। राजभवन जैसे महत्वपूर्ण संस्थान का यूं चुप बैठना संगीन अपराध से कम नहीं बताया।
नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार 3-4 वर्षों से बिजली के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है और हाल ही में फिर बढ़ोतरी की गई है, लेकिन आमजन की आवाज राजभवन को सुनाई नहीं दे रहा है। हर साल 1,500 करोड़ की बिजली लाइन लॉस में खप रही है, जिसको रोकने वाला कोई नहीं है। बिजली के जो दाम बढ़े हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, कई वर्षों से बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के जो राजभवन की भूमिका है निश्चित तौर पे प्रदेश की जनता के लिए बड़ी कष्टकारी सिद्ध हो रही है। बिल्कुल नकारापन है राजभवन का, और मैं समझता हूं कि राजभवन जैसे संवेदनशील संस्था को बिजली महंगी हो रही है इसके मुद्दे पर नहीं कोई संज्ञान लेना अपने आप में बहुत बड़ा एक तरह से जुर्म है। और हमारा कहना यह है कि जो लाइन लॉस लगातार जनसंघर्ष मोर्चा इसमें मुखर है, जनसंघर्ष मोर्चा आंदोलन कर रहा है और हम लगातार सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं, बावजूद उसके कोई ना तो विभाग कुछ करने को तैयार है, ना सरकार कुछ करने की तैयार है। और इसमें जो सबसे बड़ा मामला यह है कि जो लाइन लॉस का मामला है 1000 से लेकर के 1,500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष जो हमारी लाइन लॉस में बिजली जाया हो रही है, उसका संज्ञान कौन लेगा। देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार और बुधवार को बड़ोबाला में मिले 3 शवों की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा दिया है। तीनों शवों में एक महिला और उसकी 2 बेटियों का है। तीनों की हत्या के आरोप में पुलिस ने महिला के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि मृतक महिला गिरफ्तार अभियुक्त के साथ पिछले 2 साल से रिलेशन में थी और उससे शादी करने के लिए जोर देती थी, लेकिन गिरफ्तार अभियुक्त महिला से पीछा छुड़ाना चाहता था, जिसके लिए उसने महिला को उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर से देहरादून बुलाया और उसे अपने साथ उस फैक्ट्री में ले गया जहां वो काम करता था। रात में जब महिला सोई थी तो अभियुक्त ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद उसने दोनों बच्चियों को भी मार दिया। पच्चीस तारीख की देर सायं कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बड़ोवाला में एक नाला है जो फॉरेस्ट से लगा हुआ, वहाँ पर कुछ स्मेल से आ रही है फाउल सी। इस सूचना पर पुलिस टीम पहुंची थी और वहाँ पर जब सर्च किया तो देखा वहाँ पर 2 डेड बॉडी मिली थी और चूंकि देर सायं का वक्त था 2 डेड बॉडी को रिकवर करके मॉर्चरी भिजवा दिया गया था और घटनास्थल को सुरक्षित रखते हुए जो अगले दिन प्रातः वहाँ सर्च ऑपरेशन किया गया और फोरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया तो वहाँ पर एक बॉडी और महिला की रिकवर हुई थी जो कूड़े के अंदर दबा के रखी गई थी। काफ़ी सारा कूड़े का ढेर था वहाँ पर दबा के रखी गई थी और इसके बाद यह घटनास्थल के निरीक्षण और जो वहाँ से कपड़े और अन्य सामान जो बरामद हुआ था उससे स्पष्ट हो रहा था कि ये फैमिली एक ही फैमिली है और इसमें जो बच्चे हैं और जो मदर है वो कहीं ना कहीं एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं और इनको कहीं ना कहीं हत्या करके या इस तरह करके डंप किया गया है। चूँकि घटना बहुत ही अति संवेदनशील थी। जो घटनास्थल था वहाँ पास ही में एक फैक्ट्री जहाँ पर 11-12 लोग काम करते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति वहाँ पर पूछताछ में हमारे था जो नेटौर बिजनौर का रहने वाला था। शक के आधार पर जब मोटरसाइकिल को मैच किया गया उसकी तो पता चला ये मोटरसाइकिल उसी तरह प्रतीत हुई फुटेज में और इसके बाद जब उसकी कॉल डिटेल और अन्य पूछताछ की गई तो उसके द्वारा इस समस्त घटनाक्रम को अपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पींचा के निर्देश पर जिले में पुलिस का ड्रग फ्री देवभूमि मिशन जारी है। इसके तहत सोमेश्वर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 2 किलो चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अभियुक्त बागेश्वर के कपकोट का निवासी है। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। लक्सर पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर से गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी का ट्रैक्टर ट्रॉली भी बरामद कर लिया गया है। दोनों आरोपी लक्सर कोतवाली क्षेत्र के गंगदासपुर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। इन्होंने 25 जून को अपने ही गांव में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पिथौरागढ़ में अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के साथ संयुक्त रूप से रामलीला ग्राउंड से देव सिंह मैदान तक नशा मुक्ति जागरूकता रैली निकालकर आमजन को नशे के दुष्परिणामों के बारे में बताते हुए नशा नहीं करने के लिए जागरूक किया गया और अपने आसपास नशे का अवैध कारोबार करने वाले लोगों की सूचना तुरंत पुलिस को देने और देवभूमि को नशा मुक्त बनाने में अपना अमूल्य योगदान देने की अपील की गई। खटीमा वन रेंज के अंतर्गत वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली है। बाघ पिंजरे में फंसा है। प्रक्रिया के अनुसार बाघ की जांच की जाएगी कि ये वही बाघ है जिसके द्वारा व्यक्ति को मारा गया था या कोई दूसरा बाघ। पिंजरे में कैद होने के बाद ग्रामवासियों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें, जब से व्यक्ति को बाघ ने मौत के घाट उतारा था तब से ही गांव में दहशत का माहौल बना हुआ था।
तारीख को छतरपुर क्षेत्र के बूढ़ाबाग ग्राम में एक घटना हुई थी, दुखद घटना, जिसमें एक व्यक्ति को वन्यजीव के हमले में मार दिया गया था। तो उसके बाद से ही वन विभाग की टीमें और हमारी जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनकी टीमें वहाँ पर मौके पर लगी हुई थी और हमारे द्वारा सक्षम स्तर से अनुमति भी मांगी गई थी कि हम वन्यजीव को सुरक्षित रेस्क्यू करके वहाँ से हटा दें, उस एरिया से हटा दें। तो कल लगातार ये अभियान हमारा 4-5 दिनों से जारी था और इसके लिए हमने ट्रैप कैमरे वगैरह और ड्रोन का इस्तेमाल भी किया है। तो कल हमको इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता मिली और हमारे द्वारा उस वन्यजीव को सफलतापूर्वक सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है और उसके पश्चात हमने उसको ढीला रेस्क्यू सेंटर रामनगर भेज। हमारे क्षेत्र में बिलेरी और सिटीझंडा मुस्ताजर नौगना क्षेत्र में विगत 2 महीनों से बाघों की जो है आवागमन ज़्यादा हो रहा था और जिससे कि ग्रामीण बड़े मतलब शाम होते ही बड़े उसमें खतरे में महसूस कर रहे थे खुद को। इसलिए कई दफ़े वन विभाग को भी गुहार लगाई और क्षेत्रीय विधायक जी हमारे मोहन काबली जी उनसे भी कहा क्षेत्रीय वासियों ने, तो विधायक जी के माध्यम से जो है ऊपर विभाग को ट्रैकुलाइज करने के लिए सूचना दी गई, जिससे कि ट्रैकुलाइज वाली टीम आई और पिंजरे लगाए वन विभाग ने। तो कल रात्रि में 8 बजे लगभग एक बाघ को तो ट्रैकुलाइज करके वन विभाग द्वारा पकड़ा गया है, लेकिन अभी यह पूर्ण रूप से यह नहीं। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस साल भी सेब के बगीचों में बस गिने चुने सेब के दाने नजर आ रहे हैं और ऐसे में फिर एक बार सेब के काश्तकार भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि समय पर बर्फबारी का ना होना, समय पर बारिश का ना होना, इसका सीधा असर सेब के बगीचों पर पड़ रहा है। आपको बता दें कि पिछले कई साल में जोशीमठ ब्लॉक के कई ग्रामीण इलाकों में कई टन सेब की फसल तैयार हुआ करती थी, लेकिन कुछ साल से सेब की फसल बगीचों से पूरी तरह से गायब हो चुकी है और ऐसे में सेब के काश्तकार हर साल परेशान हो रहे हैं। हालांकि कई सेब के काश्तकारों ने सेब का बीमा जरूर करवाया है, लेकिन कई ऐसे सेब के काश्तकार हैं जिन्होंने सेब का बीमा नहीं करवाया और ऐसे में सबसे ज्यादा परेशान वही काश्तकार नजर आ रहे हैं। वर्ष भी सेब के काश्तकार भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि इस वर्ष भी सेब के बगीचों में बस गिने चुने दाने नजर आ रहे हैं, जिसका असर सीधा सेब के काश्तकारों पर पड़ गया। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो सेब का बगीचा है, इन बगीचों में आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सेब के दाने नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं साइज बिल्कुल छोटा है और ऐसे में जो पेड़ हैं वो पेड़ किस तरह से यहाँ पर सूने सूने नजर आ रहे हैं। कई एकड़ भूमि में जो सेब की फसल तैयार होती थी वो इस वर्ष भी पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी है। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह जोशी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह ने देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर और उधम सिंह नगर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उन्होंने बताया कि 3 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है। साथ ही 28-29 जून को उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मानसून की दस्तक देने की भी संभावना है। इस दौरान उन्होंने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान किसी सुरक्षित जगह पर यात्री इंतजार करें। बरसात के दौरान किसी नदी नाले के पास भी न जाएं। 24 आवर्स में बात करें तो अनेक जगहों तक में बारिश मिली है, हल्की से मध्यम, और भारी वर्षा भी चक्राता में मिली है करीब 70 mm, और इसी तरह 69 mm जो है धारचूला में भी रही है। तो ठीक है, रेनफॉल एक्टिविटी अब शुरू हो गई है प्रदेश में अगर देखा जाए। और आज भी मैं बात करूं तो ज़्यादातर जगहों में आपको बारिश मिलेगी। जहां तक भारी वर्षा की बात है तो उसमें चाहे देहरादून है, इसी तरह जो है नैनीताल है, और अंदर के डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर, इनमें रखा गया कि एका दुक्का जगहों में भारी वर्षा मिलेगी और जो हल्की से मध्यम बारिश है वो तो ज़्यादातर जगहों में देखने को मिलेगी। नैनीताल में हुई मूसलाधार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। काश्तकारों के चेहरे पर रौनक दिखाई दे रही है। काश्तकारों का कहना है कि जो बारिश जुलाई अगस्त में होती थी वो बारिश जून के अंतिम सप्ताह में देखने को मिल रही है। काश्तकार बारिश को देखकर बहुत खुश हैं। वहीं उनके मन में चिंता भी बनी हुई है कि अगर यही रफ्तार बारिश की रही तो भारी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अभी छोटे पौधे तैयार हैं। बैगन, शिमला मिर्च, धनिया की खेती, टमाटर के पौधे अभी छोटे हैं। इन पौधों को भारी बारिश से नुकसान हो सकता है। वहीं फलों का सीजन है, उनको भी भारी नुकसान होने की संभावना है।
बहुत तेज़ बारिश हो रही है और जो बारिश जुलाई और अगस्त के महीने में होनी थी वो बारिश अभी जून के लास्ट सप्ताह में हो रही है। और वैसे तो हमारे खेतों में, हमारे पेड़ पौधों में बहुत अच्छे ये बारिश हुई है उनके लिए, लेकिन अगर लगातार इसी रफ्तार से बारिश, इसी तेज़ी से बारिश चलती रहेगी तो हमारे खेतों में नुकसान भी हो सकता है। पार्क से सटे रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले सीतावनी जोन को 26 जून से ही पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दिया गया है। मानसून सीजन शुरू होने के कारण इस पर्यटन जोन को हर वर्ष की तरह 30 जून को बंद किया जाता है, लेकिन इस साल 4 दिन पहले ही सीतावनी जोन को बारिश शुरू होने के साथ ही जोन के बीच में पड़ने वाले कालीगाड़ स्रोत के बढ़ने की वजह से बुधवार से ही बंद कर दिया गया है। सीतावनी जोन को हम अक्टूबर 15 से जून 30 तक चलाते हैं, लेकिन वो यही कंडीशन के साथ चलाते हैं कि जब मानसून स्टार्ट हो जाते हैं तब सीतावनी, क्योंकि कालीगढ़ स्रोत जो निकलता है वहाँ हमारे सीतावनी जोन के बीच से, उसका भाव जैसे ही बढ़ जाता है तो हम बंद कर देते हैं। तो इस साल जब अभी बारिश जैसे ही स्टार्ट हो रहा है और कालीगढ़ का स्रोत का भाव भी बढ़ रहा है तो हम उसको देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए सीतावनी जोन को अभी आज की तारीख से बंद कर दिया। नेक्स्ट अभी अक्टूबर 15 को मानसून को देखते हुए, मानसून जल्दी रिसीड कर जाता है अक्टूबर 15 तक, जैसे ही मानसून रिसीड कर जाता है अक्टूबर 15 को